खेल पत्रिका कार्यक्रम में मैं देवदत्त शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, खेल पत्रिका के अंक में हम तरह तरह के कार्यक्रम आपके लिए पेश करते हैं। कभी कोई हाइलाइट्स दिखवाते हैं तो कभी किसी खिलाड़ी से आपका साक्षात्कार करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही दो खेल जगत से जुड़ी हुई विभूतियां हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे बीच में है नीरज चौधरी जी, आप पर्वतारोही हैं, और दूसरी खिलाड़ी हैं अंजू शर्मा, आप बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। अंजू शर्मा जी से हम पहले बात करते हैं। अंजू शर्मा जी 15 साल तक नेशनल्स खेली हैं और बास्केटबॉल की काफ़ी अच्छी खिलाड़ी रही हैं अपने समय की। 79 से इन्होंने खेलना शुरू किया और 1990 तक ये नेशनल्स खेली हैं। तो अंजू जी, थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताएं। और 79 से हमें पता लगा कि आप खेल रही हैं नेशनल्स, तो उस समय आपकी क्या अवस्था थी और कौन सी क्लास से आपने खेलना शुरू किया, हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। मैं अंजू शर्मा, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। मैंने 1979 में फर्स्ट नेशनल्स खेला। तब मैं 6th क्लास में थी, 12 साल मेरी आयु थी। छोटे छोटे होने के चक्कर में फर्स्ट नेशनल्स था, मिनी नेशनल्स, वो इंदौर में था। वहाँ हम जब पहुँचे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का, वो भी नेशनल्स का, आफ्टर स्टेट्स, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिले, सेल्फ डिपेंडेंट बनने को मिला। क्योंकि इतनी छोटी एज के अंदर पेरेंट्स को छोड़ करके बास्केटबॉल कोर्ट पर जाना, और वो भी अपना होम टाउन छोड़ करके दूसरी प्लेस पे खेलने जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस था। वो दिन था और आज का दिन है कि बहुत कुछ हमको हाउ टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स, हाउ टू प्ले, हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू मेक डिसीजंस, ये सब कुछ तब से सीखने को मिला। अंजू जी, जैसे हम आजकल देखते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि बच्चे बहुत आसानी से खेल से जुड़ जाएं, क्योंकि लाइफ कुछ इस तरह की बना ली है हमने, यूँ कहें तो, कि पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि इसका एक अच्छा करियर बन जाए, अच्छा इसको जॉब मिल जाए, ये कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर ले, प्रोग्रेस कर ले। खेल को वो उतनी तरजीह नहीं देते हैं। तो आप जब बता रहे हैं कि आप 6ठी क्लास में थे उस समय, तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट मिला आपको और कितनी आपकी अवस्था रही होगी उस समय, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। मुझको मेरे पेरेंट्स से फुल सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम की इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थी। शी सपोर्ट्स मी अ लॉट, और उनकी सपोर्ट से ही मैं मिनी, जूनियर, सीनियर नेशनल्स, इवन मेरी कैप्टनशिप में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नेशनल्स में हमने लिए। और मेरा तो यही मानना है, विदाउट पेरेंट सपोर्ट हम अपने बच्चों को इनकरेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को बोलें कि फील्ड इवेंट में जाएं, थोड़ा सा आउटडोर, उससे हम फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से हम स्ट्रॉन्ग, फिट बनते हैं। मतलब आपके तो घर में ही स्पोर्ट्स का वातावरण था। माताजी आपकी, आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं बास्केटबॉल की, तो उस ज़माने में ही आपको एक तरह से मोटिवेशन था, घर में ही एक माहौल था, और उसके चलते आप इतना कुछ कर पाई हैं। नीरज जी, मैं आपसे भी मुखातिब होता हूँ कि आपने IITians हैं, आप बेसिकली IITian हैं, तो ये कि पर्वतारोही, जो आपने पर्वतारोहण का काम किया, 31 मई 2021 को आपने एवरेस्ट पे चढ़ाई की और 8,848 मीटर, मैं सही हूँ तो, इतना आपने उसको चढ़ाई करके और फतेह किया उसको। ये दोनों बहुत अलग अलग तरह की चीज़ है। मतलब एक तरफ वो पढ़ाई और दूसरी तरफ एक एडवेंचरस गेम, जो मतलब जनरली बहुत कम देखने को मिलता है पर्वतारोहण हमारे देश में। ये आपको कैसे, मतलब इसका शौक लगा, या कैसे आपने इसको एज ए प्रोफेशन अपनाया, कैसे मतलब आप इस लाइन से जुड़े, ये थोड़ा बताएं हमारे दर्शक को।
शुरुआत मेरा बेसिक ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से था और मैं एक साधारण परिवार से था। तो गांव की पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन मेरी जो एजुकेशन हुई वो सारी जयपुर में हुई। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं जोधपुर चला गया। वहाँ मेरा इंटरेक्शन 10th पैरा SF स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज थे उनके साथ में था। सीनियर लोग थे, बड़े अच्छे इंसान हैं सब लोग। तो उन लोगों के साथ में जब हमारा ये प्रैक्टिस सेशंस होते थे सेल्फ डिफेंस के लिए और अदर ट्रेनिंग्स के लिए, फ़िज़िकल जो आपका जो एंड्योरेंस आपने डेवलप करना है उस चीज़ के लिए, तो धीरे धीरे उन लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद में ये लगता गया कि कुछ एक अलग मुकाम भी आपको ज़िंदगी में ये जो आपने एजुकेशन और जो दूसरा एडवेंचर वाला पार्ट है, इसमें एक बैलेंस बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। बट एजुकेशन के साथ में इतना तब टाइम मिलता नहीं था, तो डिसाइडेड था कि जब जैसे ही आप जब लाइफ में कहीं सेटल हो जाते हैं और उसके बाद में देन आई हैड टू अटेम्प्ट दिस। फाइनली ये ऑप्शन हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया। प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेसेस हुए, ऑल इंडिया टीम सेलेक्ट हुई, उसमें फिर हम लोगों का भी चयन हुआ। राजस्थान से मैं अकेला प्रतिभागी था एवरेस्ट टीम के लिए, जो 4 सदस्यीय हमारा दल था उस चीज़ के लिए। अच्छा, इसमें मतलब इसमें भी सिलेक्शन वगैरह होते हैं? मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपनी विल पे कोई चला जाए आदमी या यूं है? इसमें दोनों तरीके से होता है। विल पे भी लोग जाते हैं, क्योंकि एडवेंचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी वॉलंटियरशिप रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको कोई कमांड नहीं देता है कि नहीं अब आपको ये करना है। तो वॉलंटियर्स तो होते ही हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीडिशन था इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का। मतलब आप एक तरह से सरकार की तरफ से था। तो यहाँ फिर आपके इन्विटेशंस कॉल किए गए थे, जो भी डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स थे उनको सेलेक्ट किया गया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ पे सिलेक्शन कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स हुए। फाइनली फिर माउंट त्रिशूल के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहा। फाइनली फिर 14 लोगों की टीम 4 पीक्स के लिए गई थी, और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सपीडिशन था। एक ही बेस कैंप से 4 पीक्स ट्राई किए थे, माउंट लोत्से, माउंट पिमोरी, माउंट नुप्से एंड माउंट एवरेस्ट। तो मैं एवरेस्ट की टीम में था, 4 सदस्यीय दल था, और फाइनली ये 31 मई को कंप्लीट हुआ। We are at the top of the world. This is Mount Everest, and this is complete view. This is my Sherpa and I. एक बार पकड़ लो इसको, बस पकड़ लो। Thank you, Dai. Thank you, everyone. Thank you. नीरज जी, जैसे आप बता रहे हो कैंप से रवाना हुए, हम सुनते हैं बेस कैंप और फर्स्ट कैंप और सेकंड कैंप। थोड़ा सा ये हमें बताइए, मतलब कि एक ऑर्डिनरी आदमी का जिससे इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो भी समझे कि क्या है, और जो भी कोई जो इतने दर्शक देख रहे हैं, कोई उसमें से कोई चाहे इसको ज्वाइन करना, तो उसको पता लगे कि क्या चीज़ है। और थोड़ा हमें ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज़ में हमारे को आगे ले जाए या कोई हमारे को इसमें गाइड कर दे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए आप। मैं पहले थोड़ा ट्रेनिंग्स और इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्पॉन्सर्ड हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये आपका उत्तरकाशी में है। दूसरा जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, ये आपका पहलगांव में है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका दार्जिलिंग में है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है, मनाली का इंस्टीट्यूट है, हिमाचल गवर्नमेंट इसको गवर्न करता है।
प्लस एक निमास इंस्टीट्यूट और है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बेस्ड है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉपर आपको माउंटेनियरिंग और अलाइड एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको ट्रेन करते हैं। तो यहाँ हर साल कोर्सेज होते हैं, वेरियस नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग होती है। तो देन दे कैन एक्सेल देमसेल्व्स की अलग अलग तरीके के बेसिक कोर्स हो गया आपका, फिर एडवांस कोर्स हुआ, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से आप कोर्सेज कर सकते हैं। अब रही बात ये कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, तो पहले बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग में आपकी बॉडी को भी पता लगता है कि किस एल्टीट्यूड के लिए सूटेबल है, क्या प्रैक्टिसेस आपने करनी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ सिर्फ एडवेंचर अपने शौक़ के लिए आप कर रहे हैं, दूसरा एज ए प्रोफेशनल आप उसमें आगे खुद को एक्सेल कर रहे हैं। तो जो कैंप्स वगैरह होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जिस एल्टीट्यूड पे बॉडी अभी है तो वो करीब 250-300 मीटर पे, यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन है, आपको कोई इशू नहीं है एल्टीट्यूड रिलेटेड। बट एज एंड व्हेन आप हाइट पे जाते हैं तो आपको एल्टीट्यूड रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं। तो प्रॉपर बेस कैंप उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे आपका सप्लाईज़ एक साथ आपके लिए अवेलेबल हैं, नॉर्मल एम्यूनिटीज़ आपके पास में है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। और उसके बाद में धीरे धीरे बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन के लिए आप हायर कैंप्स जो सेफ साइड में होते हैं वहाँ जाते हैं बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए, और फिर आप नीचे आके रेस्ट पे ले जाते हैं जी। तो ये एक प्रोसेस रहता है, क्लाइंब हाई, स्लीप लो, प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन एंड आगे प्रोसीड करने के लिए। कुछ ऐसा भी है कि कोई टाइम पीरियड ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए आपने बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करना किया और आप पीक पे जाना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा माइंड में रखते हैं या कोई ऐसा गाइड आपके लिए गाइडलाइन होती है कि भाई इतने समय तक आप इतना पीरियड आपको मिल रहा है जिसमें कि आपको क्लाइंब करना है, या फिर आप अपने परिस्थितियां देखते हुए, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत जल्दी उधर सुनते हैं बहुत जल्दी चेंज होता है, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स में, तो कैसे मतलब आप ये सब तारतम्य बैठाते हैं और कैसे आप इस सब को कर पाते हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। मैं सर माउंटेन से पहले थोड़ा ग्राउंड पे आता हूँ। एक तो हार्डवर्क आपको इतना करना चाहिए कि वहाँ जाके कमी ना पड़े, कि आपको कॉन्फिडेंस, सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, मेंटल आपके स्ट्रेंथ का होता है। यदि आपने यहाँ ग्राउंड पे हार्डवर्क कम किया है या नहीं किया है तो सर आप माउंटेन पे सर्वाइव नहीं कर सकते। माउंटेन दिस इज़ नॉट फॉर शो ऑफ, ये आपका इन एंड आउट सारा चेक करके लेके जाएगा कि आप बिहेव किस तरह से करते हैं रफ़ कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में। कई बार ये होता है कि आपकी सारी प्लानिंग प्रॉपर्ली चेंज हो जाएगा। जैसे सर हमारे केस में हुआ था कि टीम स्केल कर रही है समिट के लिए, प्रॉपर्ली एक्लेमेटाइज्ड भी है, हम कैंप 2 जाते हैं, उससे पहले एक साइक्लोन आया, लास्ट ईयर मई महीने की बात कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद में जैसे ही हम कैंप 2 पहुँचते हैं, हमने कैंप 3 के लिए रवाना होना था, अगेन एक साइक्लोन आता है, साइक्लोन यास था, और वो साइक्लोन का स्ट्रेस 3-4 दिन तक चल गया था। तो हमारा सिचुएशन ये था कि जो प्लानिंग हमने पूरे 5 दिन के लिए आगे तक के लिए किया था, वो 5 दिन तो हमें बेस हमारे कैंप 2 जो 6400 मीटर पे है, वहाँ सिर्फ सर्वाइवल में निकल गए थे कि इतना हैवी स्नोफॉल, हैवी विंड्स, 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चल रही हों, बर्फ़ हो चारों तरफ, नीचे से कोई कम्युनिकेशन ना हो, राशन सप्लाई नहीं हो, तो अच्छे लोगों के वहाँ पे आंसू निकल आते हैं और इंसान कोशिश ये करता है, सोचता ये है कि आप नीचे वापस कैसे जाना है। तो उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ इतना ही था कि अभी स्केल कैसे करेंगे। इसमें आपकी लीडरशिप, आपको जो गाइड कर रहे हैं उन लोगों का रोल बहुत बड़ा रहता है, आपकी ट्रेनिंग का रोल बहुत बड़ा रहता है। तो हमारे केस में हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे, ब्रिगेडियर के कुमार साहब, तो उन लोगों का अच्छा मोटिवेशन रहा। फाइनली जो नॉर्मल तरीके से होता है कि आप कैंप 3 जाएंगे, रेस्ट करेंगे, कैंप 4 आपका 7900 मीटर्स पे रेस्ट होगा, ये प्रोसीजर हमारे साथ में नहीं हुआ। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, कैंप 2 6400 मीटर से आपको डायरेक्टली एवरेस्ट स्केल करना है और आपको वापस आना है, और आपके पास में नॉर्मल सा आपको एक कैंप 4 पे हल्का फुल्का चेंजेस करने के लिए रेस्ट है। इसके बाद में कोई चांस नहीं है। तो हमने लगभग ये 33-34 घंटे में टीम ने पूरा स्केल किया, जो शायद राजस्थान में जहाँ तक हमारी जानकारी में अभी तक किया नहीं गया था।
तो इस तरह के ऑप्शंस भी आते हैं, बट हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हार्ड वर्क और प्लस जो मेंटली आपका जो स्ट्रांग होना है ऐसी कंडीशन में, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अंजू जी, मैं आपकी तरफ फिर वापस आता हूँ। बास्केटबॉल में आपने बहुत छोटी सी उम्र से शुरू कर दिया। थोड़ा सा आधुनिक पेरेंट्स को भी बताइए कि भाई जैसे कई बच्चे हम घर में देखते हैं, वेल बिल्ड भी होते हैं, अच्छे हैं, डिसिप्लिन भी हैं, सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन माँ बाप उनकी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप समझते हैं कि बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है और वो उसको अगर हम सही समय पे ही उस लाइन में डाल दें तो बहुत अच्छा कुछ कर सकता है देश के लिए? थोड़ा बताइए बास्केटबॉल प्लेयर के लिए। मेरा मानना है कि बच्चे जब छोटे होते हैं और पेरेंट्स को हमें ही अवेयर कराना पड़ेगा, दोज हु आर द प्लेयर्स और टीचर्स। टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो छोटे जब वो फर्स्ट सेकंड में होते हैं तब से उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ हमको पता लगने लगती है कि वेदर दे आर गुड इन स्पोर्ट्स, वेदर दे आर हैविंग स्टेमिना। धीरे धीरे करके स्लोली और ग्रेजुअली ये होगा कि बच्चे थोड़े बड़े होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू बास्केटबॉल। हमें ये देखना होगा कि उनों के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। विल पावर सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेगी, क्योंकि बास्केटबॉल इज़ द फास्टेस्ट गेम। सो वी हैव टू टेक देयर टैलेंट फ्रॉम द स्कूल ओनली। नहीं, जैसे मान लो कोई बच्चा अपने को लगता है कि भाई इसकी हाइट थोड़ी ठीक है, हाँ जी, और मतलब स्टेमिना भी है, उसके फुटवर्क्स भी ठीक हैं जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे बास्केटबॉल में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल हाइट अच्छा पे- करेंगे हाँ, वो लोग। उन लोगों के लिए तो हमको ये है कि प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि जब हम बच्चों को देखेंगे उनका फुटवर्क बास्केटबॉल में बेसिकली क्या है, फुटवर्क, हाइट, स्टेमिना, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होने से टॉल है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम कि वो आराम से शॉट मार सकते हैं, आराम से हमारे टीम के लिए वो सफल सिद्ध हो सकते हैं। स्ट्रेंथ है उन्हों में तो वो बहुत अच्छे से पूरे टाइम पर अप एंड डाउन कर सकते हैं बोथ द कोर्ट्स, हाफ कोर्ट मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक जाने के लिए। और स्टेमिना तो चाहिए ही बास्केटबॉल के अंदर। और पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा, बच्चों को, आज के जो पेरेंट्स हैं वो इंडोर एक्टिविटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दे यूज टू टेल देयर किड्स नॉट टू गो आउट, बट माई सजेशन इज़ कि नहीं, उनको हमको रोकना नहीं है, उनको हम एक्सपोजर देंगे, उनको बाहर खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए भेजेंगे तो दे विल बिकम फिट एंड फाइन। और फिट हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दे सही विल है। कम्पीट। गवर्नमेंट ने हमको इतना सब कुछ अभी दे रखा है तो वी कैन टेल देम कि देखो इतना सब कुछ है, यू विल गेट अवार्ड्स, यू विल गेट बेनिफिट्स। बिल्कुल सरकार इतना सब कुछ कर रही है हमारे लिए, और अभी खेलो इंडिया खेलो की एक स्कीम है इसमें, और हम देख भी रहे हैं कि अभी हमारे को रिजल्ट भी मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी अच्छे हमारी मेडल टैली रही है जी, एक फिर भी मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा देश होके, इतना बड़ा हमारे पास मैन पावर है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है हमारे देश में, फिर भी हमसे छोटे देश और हमसे बाद में आज़ाद हुए जो देश हैं वो मेडल टैली में कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ जाते हैं। मैं आप दोनों से ही पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या सुधार कर सकते हैं हम, और इसका कारण क्या है? मतलब थोड़ा नीरज जी आप बताएं। जैसे सर, इसमें कारण तो ये रहता है कि सही प्रतिभा को सही वक्त पे सही सपोर्ट मिलना ही उसे आगे लेके जाएगा। अब इन सारे फैक्टर्स में से कहीं भी कोई चीज़ यदि कमी रह गई है तो फिर आपको मेडल्स के लिए, टारगेट्स के लिए जो आपका ऑप्शन होता है वो कहीं ना कहीं आप उससे चूक जाएंगे। अच्छा, होता कि अभी जो आजकल जो अभी सिस्टम है, अभी तो बहुत सुधार हो गया है सर। खेलो इंडिया स्कीम है, कैच देम यंग, उनको इस तरह से लेके आ रहे हैं। मोटिवेशन के लिए जो हमारा मीट द चैम्पियंस स्कीम है उसमें सारे जितने भी हमारे मेडलिस्ट हैं वो जाके मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट जैसे आपका एंड्योरेंस स्पोर्ट है, तो एंड्योरेंस स्पोर्ट में सर राजस्थान से आप रहबारी ट्राइब उठाइए, है ना, यहाँ से लोग लेके जाइए,
बास्केटबॉल है, जो बास्केटबॉल या फिर आपका वॉलीबॉल जिनमें हाइट का रोल आपका अच्छा है, वो लोग लेके जाइए। सर केरला बहुत अच्छा नेशनल गेम्स में आपको हमेशा करता है, तमिलनाडु के प्लेयर्स अच्छे हैं। तो ये आपको सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको एक सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा। ये आपका इंस्टीट्यूशन कोई एक दिन 2 दिन का नहीं होता है। इसमें बड़े जो सीनियर लोग हैं उनको आगे आके मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ये रहता है। और जो प्लेयर्स को मोटिवेट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर मोटिवेशन मिले। सर उनकी ज़िंदगी एक स्पोर्ट्स पर्सन की एक बड़ी लिमिटेड सा टाइम पीरियड होता है, उसमें वो बड़ा रिस्की अटैम्प्ट पूरा ले रहा है, लाइफ के सारी चीज़ें छोड़ के उसको अटैम्प्ट कर रहा है। तो उसकी लाइफ के लिए ज़िम्मेदारी भी फिर सरकार को इस तरह से जो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे प्राइजेस बनी हैं, सब कुछ है, तो ये सब बढ़िया शुरुआत हैं। सही है। अंजू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ और थोड़ा संक्षेप में बताएं हमें इसको कि आज के जो बच्चे हैं वो भी, मैं नहीं समझता हूँ कि हमने हमारा टाइम देखा है, फ्री थे, कभी भी खेल लो, कहीं भी जाके खेल लो। हालांकि घर वाले कभी कभी नाराज़ होते थे कि भाई इतनी देर तक कहाँ रहा और ये था, लेकिन आज के बच्चे हम देखते हैं कि कमरे में बंद रहते हैं। अब ये वर्चुअल दुनिया आ गई है, कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मोबाइल का गेम खेल रहे हैं। आप बीइंग ए खिलाड़ी, आप कैसे इस सब चीज़ों को नापती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं इन बच्चों को कि भाई कैसे क्या करना चाहिए और एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी रहे उनकी, इसके लिए वो क्या करें? मेरा तो मानना यह है, मैं स्पेशली पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को हमको इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं इंस्पायर करना है, उनकी उसको इंडोर एक्टिविटीज़ को स्टॉप करा के आउटडोर में लेकर के आना है। आउटडोर में लाने से ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। हाउ टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स दे विल लर्न, क्योंकि एक टीम इवेंट है बास्केटबॉल, जिसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सबकी ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 5 प्लेयर्स का है। हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हु इज़ गोइंग टू गिव पास। तो बास्केटबॉल इवेंट के थ्रू हम बहुत कुछ चीज़ सीख जाते हैं। बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई है। मैंने ये देखा है कि एक जो खेल है, यही फील्ड ऐसा है जिसमें आदमी ये कहना सीखता है कि गलती मेरी थी। आप देखिए, मतलब वॉलीबॉल का ही कोई गेम देख लीजिए, अगर किसी ने स्मैश मारा और आप उठा नहीं पाए, बॉल गिर गई, तो क्या होता है? सबसे पहले जिसके पास नज़दीक में बॉल गिरी होती है वो कहता है यार मैं थोड़ी और ट्राई करता तो इसको उठा लेता, यार मेरी गलती हो गई। और यही चीज़ जो है आपको समाज में जीना सिखाती है। नहीं तो अदरवाइज आप आज देख लीजिए, आदमी बाजार में चल रहा है, किसी से टच हो गया, अबे देख के नहीं चलता। तो स्पोर्ट्स जो है, सैक्रिफाइसिंग नेचर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, एक थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है उसमें। सर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, गलतियों के केस में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी सारे स्पोर्ट्स में आपका गलती पे आपके पॉइंट कट सकते हैं, आपको फाउल हो सकता है, आपको हो सकता है कि आप मैच लूज़ कर जाएं, बट एडवेंचर स्पोर्ट्स में, माउंटेनियरिंग में देख लीजिए या एयर एडवेंचर, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, यहाँ गलतियों की कोई जगह नहीं है। गलती करने का मतलब है आपको पेनल्टी किसी और फॉर्म में वहाँ पे करना पड़ेगा, या तो लाइफ हो या फिर बाद में आपका लॉस ऑफ लिम्ब हो। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है वो आपको सर्वाइवल के लिए एक जगह दे के जाएगा, एक तरीका दे के जाएगा ज़िंदगी जीने का। तो मुश्किलों से एक तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, मुश्किलें आती रहने तो खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो, वो ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा पेशेंस डेवलप हो जाता है जब आप मुश्किलें बर्दाश्त करते हो, तो पेशेंस के साथ में आपके जो ओवरऑल डेवलपमेंट में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, एग्रेशन कम होता है, आप नॉर्मली जो आपका टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाएगा। जो आपका प्रेशर में जब आप एकदम से डिफीट खा के जब आप बीट होते हैं तो वो चीज़ों को हैंडल करना आ जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ठीक ठाक इंसान बना देंगी। बाकी सक्सेस और फेलियर तो सर एक ज़िंदगी का हिस्सा है, सक्सेस कभी आए तो उसको भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, आप दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और फेलियर को तो सर एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपका वास्तव में एक माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ और डेथ का मतलब इसमें क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप छोटी सी भी कोई गलती कर लें या आपने कुछ अपना जजमेंट में कहीं गलती कर दी तो
और किसी चीज़ में तो रेफरी बाहर कर देगा आपको, कोई आपने फाउल गेम खेल दिया, कुछ भी कर दिया, पर इसमें आपको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। ये वास्तव में मतलब एक ऐसी विधा है जिसमें मतलब आदमी सर मैं ज़्यादा डेप्थ की तो बात नहीं करूँगा, बिल्कुल, बट नॉर्मल से यदि 5-10 फीट भी खिसक के नीचे आ गया ना किसी वजह से, तो सारे कॉन्फिडेंस, सारी प्लानिंग खत्म, मतलब हिल जाएगा। अच्छे से अच्छा इंसान माउंटेन में उसका सारा वो है कैसा इंसान, ये सब बाहर आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि वहाँ कोई आपको जाके देख नहीं रहा है, बट आपको पता लग जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो ज़िंदगी से बहुत रिलेट करता है माउंटेनियरिंग और एनी अदर एडवेंचर स्पोर्ट। और स्पोर्ट्स इन जनरल जो हमारे जिसमें स्पेक्टेटर्स हमारे पास में हैं, वहाँ जजेस भी हमारे पास में होते हैं, तो वहाँ सिखलाई के दूसरे तरीके हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में दूसरे तरीके हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बट बैलेंस ऑफ लाइफ सारे स्पोर्ट्स में एंड स्पेशली टू द यंगस्टर्स ये मेरा हमेशा रहता है कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इसमें आप बैलेंस करके बिल्कुल चल सकते हैं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं भी हूँ, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में बहुत बड़े अचीवमेंट्स जो दुनिया की नज़र में होते हैं वैसा कुछ होना चाहिए, बट सिंप्लिसिटी के साथ में आप मैनेज कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए, मैं कुल मिला के जो भी अपनी वार्ता है उससे ये समझ पाया हूँ कि आज के बच्चे को हमारे एक कोई ना कोई गेम को साथ में रखना चाहिए, जिससे कि वो जीने का सलीका सीखे और फिज़िकली और मेंटली जो आज के समय की बहुत ज़रूरत है उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने, ताकतवर बने, और मतलब थोड़े बहुत दुनिया के कोई छोटे मोटे थपेड़े देखने को मिल जाए तो वो भी उसको सह ले। बहुत अच्छी आपने बातें शेयर की हमारे साथ, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। आप लोग हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।